ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था द्वितीयक बैटरी के बारे में, जिसमें आपको बताया गया था सीसा संचायक सेल और निकल कैडमियम सेल के बारे में, उनकी प्रोसेस, उनका विभव कितना होता है, उनकी क्रियाविधि, उनकी बनावट, उनसे संबंधित जानकारी हमने वहाँ से प्राप्त की। नेक्स्ट आगे उसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए अपने चैप्टर का अंतिम जो बिंदु बच रहा है ईंधन सेल और संक्षारण, उसका आज हम लोग यहाँ पे समापन करते हैं। तो हम इस स्थिति में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ईंधन सेल के बारे में, इसके बारे में देखते हैं। ईंधन सेल, ईंधन सेल की बात की जाए तो सबसे पहले बात आती है कि ये ईंधन सेल होता क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, कि इसकी जो स्थिति है वो सबसे हट करके इसको रखा गया है, प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी से हट करके इसको पढ़ा गया है। इसकी क्या स्पेशलिटी है, इसमें से क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है। उस स्थिति में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या है इसकी जो विशेषता है वो क्या है। इसमें देखो, ईंधन सेल की बात करें तो ईंधन सेल होता क्या है। वे सेल जिनमें ईंधन का दहन करने से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, ऐसे सेल जो होते हैं वो कहलाते हैं ईंधन सेल। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। वे सेल जो ईंधन के दहन से, अब ईंधन की बात करें, ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो ईंधन के रूप में यूज किए जा सकते हैं, उपयोग लिए जा सकते हैं, यानी उस कंडीशन में देखते हैं हम लोग। H2, ठीक है, इसी प्रकार से CH4, मीथेन एंड देन CH3OH, मेथेनॉल। ये जो फ्यूल है इनको जब दहन करते हैं, इनको जब जलाया जाता है, ठीक है, तो इनसे क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। सीधे शब्दों में है वे सेल जो ईंधन के दहन से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ईंधन सेल कहलाता है। देखिए क्या कहना चाह रहा है। वे सेल जो ईंधन के दहन से प्राप्त ऊर्जा ईंधन के रूप में यहाँ उपयोग किया जा सकता है, किसको, H2, CH4 एंड देन CH3OH, मेथेनॉल, मीथेन और हाइड्रोजन जो है, ठीक है, इसका क्या किया जाए, दहन किया जाए, जिसके दौरान इसे क्या प्राप्त हो, हमें एनर्जी प्राप्त हो, ऊर्जा प्राप्त हो, और उस प्राप्त ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाए, विद्युत ऊर्जा में। तो ऐसे सेल जो प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाता है, ईंधन सेल कहलाते हैं। इन्हें बैकबोन सेल के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो दूसरा नाम होता है वो किस नाम से कह सकते हैं आप इसको, बैकबोन सेल। बैकबोन सेल की परिस्थिति में या स्थिति में भी इसको क्या कह सकते हैं, पढ़ा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग या उसी के अनुसार भी इसको अध्ययन किया जा सकता है। अब बात करें कि इस सेल की स्पेशलिटी क्या है। देखो, सबसे बड़ी खासियत इस सेल की क्या होती है कि ये जो सेल है वो पोल्यूशन लेस होता है, मतलब प्रदूषण विहीन होता है। मतलब इसका जो दहन होता है तो यहाँ से दहन के बाद जो अवशिष्ट बचता है वो भी क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है, जिसका भी संघनन या वाष्पन करके या वेपोराइजेशन के द्वारा उसको भी शुद्ध मात्रा में क्या कर लिया जाता है, यहाँ से प्राप्त कर लिया जाता है। तो सीधी स्थिति क्या आ रही है इसकी, कह सकते हैं हम लोग कि ये जो सेल है वो क्या होते हैं, पोल्यूशन लेस होते हैं, प्रदूषण रहित होते हैं। और इन सेलों का या इन बैटरीज का उपयोग जो अपने जेट विमान होते हैं, या अपना जो सबसे पहला जो अपोलो
स्पेस जेट जो था उसमें क्या किया गया था, इसको उपयोग किया था। उदाहरण उस कंडीशन में कह सकते हैं जेट विमान या फिर वायुमंडल में उपग्रह प्रक्षेपण में लिया जाने वाला कुछ एक तरीके से सेटअप होता है, उसके अंदर क्या किया जा सकता है, इसको उपयोग किया जा सकता है। तो सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं क्या कि जेट विमान जो होते हैं उनमें क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। जेट विमानों में उपयोग। अब बात करें इसकी बनावट की, इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए, उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं, इसको आप लोग हाइड्रोजन सेल के नाम से, ईंधन सेल के नाम से, या फिर आप इसे H2O2 सेल के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहा जा सकता है, H2O2 सेल भी कहा जा सकता है। इसकी बनावट की जब बात की जाए, इसकी बनावट की जब चर्चा की जाए तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, एक चैम्बर बनाया जाता है, एक पात्र लिया जाता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड जो कि प्लेटिनीकृत होते हैं, प्लेटिनीकृत कार्बन चूर्ण के क्या होते हैं, वो बने हुए होते हैं, या फिर कहने का मतलब प्लेटिनम चूर्ण जो होता है उससे क्या होते हैं, बने हुए होते हैं, जो कि एक एनोड की भांति व्यवहार करता है और दूसरा कैथोड की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। कह सकते हैं पीटी युक्त इलेक्ट्रोड। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य अपघट्य के रूप में KOH, या फिर कहने का मतलब KOH से मतलब क्षार हो गया, उस स्थिति में हम लोग इसमें कह सकते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य अम्ल व क्षार युक्त जल जो है वो क्या किया जाता है, इसमें फिल किया जाता है। अम्ल युक्त क्षार व अम्ल युक्त व क्षार युक्त जो जल है वो क्या किया जाता है, इसमें फिल किया जाता है, डाला जाता है, भरा जाता है। एंड देन यहाँ का जो पीछे पोर्शन है उसमें एनोड की ओर हाइड्रोजन गैस और कैथोड की ओर ऑक्सीजन गैस क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। ये इसकी क्या होती है, संपूर्ण बनावट होती है। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार मैं फिर बता देता हूँ आप लोगों को इसको, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है। ईंधन सेल जो होता है उसकी बनावट की बात की जाए, उसमें एक चेंबर लिया जाता है, एक पात्र लिया जाता है, ठीक है। वो जो पात्र होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड जो कि प्लेटिनम चूर्ण युक्त होते हैं, ठीक है, जो एक एनोड की भांति कार्य करता है, दूसरा कैथोड की भांति कार्य करता है, ठीक है। इसके मध्य में इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में क्या किया जाता है, जल जो अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है, अम्ल या क्षार युक्त जल को क्या किया जाता है, इसमें फिल किया जाता है। एनोड की ओर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है जो कि एनोड पर जाकर के ऑक्सीकृत होती है, एंड देन कैथोड पर ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है जो कि कैथोड पर जाकर के क्या होती है, अपचयित होती है, और जिससे फुल रिएक्शन या पूर्ण सेल अभिक्रिया हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। एंड देन उसकी जो अभिक्रिया है, सेल की निरावेशन की जो अभिक्रिया है वो क्या होती है, हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो देन आपकी बनावट, इसकी बनावट आपको समझ आई होगी, ठीक है। देखिए आगे अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म और इसकी क्रियाविधि की। बात की जाए इसकी क्रियाविधि की, इसकी जो क्रियाविधि है वो क्या कहती है। देखिए क्रियाविधि की बात की जाए, हमें मालूम है कि एनोड पर क्या है, हाइड्रोजन, और कैथोड पर किसका प्रभाव हो रहा है, ऑक्सीजन का प्रवाह यहाँ से किया जा रहा है। और एक स्पेशल बात और होती है, इसमें जल और जो ऊष्मा होती है H2O प्लस हीट, वो क्या होती है, इस चैम्बर से, इस मार्फत से क्या हो जाती है, इसमें से बाहर निकल जाती है, जिससे कि ये कंक्रीट के अंदर से डैमेज नहीं हो पाता, खराब नहीं हो पाता है। तो देखिए आगे क्या कहना चाह रहा है। बात करें इसकी मैकेनिज्म की, इसकी क्रियाविधि की, इसकी जो क्रियाविधि वो किस प्रकार से होती है। बात करें एनोड पर होने वाली अभिक्रिया की, इसकी बात की जाए एनोड पर, तो एनोड पर किसका प्रभाव हो रहा है, हाइड्रोजन का प्रभाव हो रहा है। तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं हम लोग, और इसके अंदर क्या मौजूद है,
प्लस OH माइनस आयन मौजूद है। तो ध्यान उस स्थिति में OH माइनस आयन H प्लस आयन की ओर और H प्लस आयन O2 की ओर। तो ध्यान उस स्थिति में हम लोग इसको स्टडी कर पाए तो क्या कहना चाह रहा है कि हाइड्रोजन जो है उसका यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्यों? क्योंकि इसकी ओर गमन कर रहा है, एनोड की ओर गमन कर रहा है। तो ध्यान उस स्थिति में इसको पढ़ा जा सकता है 2H2। हाइड्रोजन के कितने अणु लिए गए? 2 अणु लिए गए, ठीक है, 2 अणु लिए गए। ध्यान उस स्थिति में क्या किया गया, इसको OH माइनस कितने 2 के साथ क्या करवाया गया, यहाँ से ट्रीट करवाया गया। तो ध्यान उस स्थिति में, या फिर आप लोग इसको पढ़ सकते हैं 2 नहीं 2 मतलब 1 मिनट 4 हाइड्रोजन है उस कंडीशन में इसके अंदर कितने मोल लेंगे, कितने मोल लेंगे 4। तो उस स्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ से OH माइनस आयन अपने क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए तो ध्यान उस स्थिति में इसका कंप्लीट बदल क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और ये वाला जो पोर्शन है इसमें क्या हो गया 4H2O। कितने अणु जल के लिए यहाँ से 4 अणु क्या प्राप्त हो गए, यहाँ से इसके जल के हमें क्या हो गया, यहाँ से प्राप्त हुए। तो ध्यान उस स्थिति में क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है उसका एनोड इलेक्ट्रोड पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और ये रिएक्शन जो है वो कहाँ संपन्न हो रही है, एनोड पर। कहाँ संपन्न हो रही है, एनोड पर। एनोड पर क्या हुआ इसका ऑक्सीकरण। क्लियर? नेक्स्ट आ रहा है सेकंड पोर्शन इसका, कैथोड पर इसके अंदर क्या हो रहा है, कैथोड पर होना है इसका अपचयन। अपचयन के अंदर क्या है, वही ऑक्सीजन यहाँ मौजूद है और ऑक्सीजन का हमें क्या करना होगा, यहाँ से अपचयन करना होगा। तो ध्यान उस स्थिति में क्या कर दिया जाए, O2 प्लस 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड देन उस स्थिति में आपके सामने यहाँ क्या बनेगा, 4OH माइनस 4OH माइनस क्या होगा, यहाँ से हमें प्राप्त होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको, ये बैलेंसिंग कंडीशन में यही है। उस स्थिति में देखो इसको क्या करना चाह रहा है, यहाँ से हम उसको बैलेंस करना चाहें तो लिखा जा सकता है O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए, जब इसके इलेक्ट्रॉन दिए गए तो उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और जब इसका रिडक्शन हुआ तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 4OH माइनस। इसके द्वारा हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, पूर्ण सेल अभिक्रिया लिख सकते हैं। पूर्ण सेल अभिक्रिया की बात की जाए तो इस स्थिति में समान पद एक दूसरे के जो विपरीत स्थिति में लिखे हुए हैं तो उनको क्या कर दिया जाएगा, कुछ कैंसिल कर दिया जाएगा। ये वाला पोर्शन इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल। ये वाला पोर्शन इसके साथ कैंसिल हो गया, इसके साथ कैंसिल हो गया। और इसके 2H2O इसके साथ कैंसिल होकर क्या बच गया, केवल 2H2O यहाँ से शेष बच गया। तो इसको क्या लिखा जाएगा, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2। तो ध्यान उस कंडीशन में देखिए, यहाँ से प्राप्त होने वाला जो पदार्थ है, पार्टिकल है, जो शेष बचा है पीछे की ओर, वो क्या है, जल। और देन इसका जब लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है, जल निकलता है। तो जल एक प्रकार से नॉन पोल्यूटेड पदार्थ होता है, एक तरह से अप्रदूषित पदार्थ होता है। तो देन उस स्थिति में इसका भी वेपोराइजेशन करके, सब्लिमेशन करके या फिर आसवन करके इसको भी क्या करते हैं, शुद्ध करके आपको क्या कर सकते हैं, उपयोग ले सकते हैं, प्रयोग किया जा सकता है। ये जो सेल होते हैं इनका जो यूज होता है, इनकी स्पेशलिटी की बात करें, पीछे मैंने आपको बताई है कि ये पोल्यूशन लेस होते हैं, प्रदूषण विहीन होते हैं। जेट विमान जो होते हैं उनके अंदर इसको उपयोग किया जाता है। अपना जो सबसे पहले जब इसको उपयोग किया गया तो अपोलो स्पेस जेट जो था, अपोलो स्पेस जेट विमान जो था उसमें क्या किया गया था, इसको सबसे पहले उपयोग किया गया। उसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन भी बनकर के आता है कि ईंधन सेल जो होते हैं अन्य जो बैटरीज होती हैं उनकी तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, क्यों? तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आपके सामने बनकर के आता है। तो उस स्थिति में आप लोग लिख सकते हैं कि अन्य जो सेल होते हैं
उनके निरावेशन या आवेश संचय कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है, जो कि पोल्यूशन युक्त होते हैं, प्रदूषण युक्त होते हैं, जबकि ईंधन सेल जो होते हैं वो पोल्यूशन लेस होते हैं, प्रदूषण विहीन होते हैं। इनके अंदर जो एनर्जी है, इनका जो विभव है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 1.2 वोल्ट के समथिंग, और इसे और क्या किया जा सकता है, आगे बढ़ाया भी जा सकता है, इसमें इम्प्रूव भी किया जा सकता है। तो सीधे शब्दों में क्वेश्चन अपना बन करके आ रहा था, मैंने आपसे पूछा, बताया क्या कि ईंधन सेल जो होते हैं अन्य सेलों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ होते हैं या अधिक उपयोगी होते हैं, क्यों? तो सबसे बड़ी बात, ईंधन सेल जो होते हैं वो पोल्यूशन लेस होते हैं, प्रदूषण विहीन होते हैं, इनका जो विभव होता है, इनकी जो ऊर्जा होती है वो भी क्या होती है, बहुत अधिक होती है, या कहने का मतलब उनकी तुलना में इसकी एनर्जी जो होती है वो बहुत अधिक होती है। तीसरी बात, इसका जो उपयोग है वो बहुत सरल और बहुत आसान होता है, इजी वे में इसका उपयोग किया जा सकता है, और इजी वे में भी इसको क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। ये लंबे समय तक रखे रहने पर खराब नहीं होते हैं, या कहने का मतलब जल्दी से ये क्या नहीं होते, वेस्टेज नहीं होते हैं, ठीक है। ये इनकी स्पेशलिटी होती है जिसके कारण ये क्या होते हैं, अन्य सेलों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट बिंदु, संक्षारण क्या कहता है। देखिए इसको आगे लिखा होगा, उम्मीद करता हूँ मैं सबको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो अंतिम बिंदु अपने चैप्टर का, उसको पढ़ते हैं हम लोग, संक्षारण। जंग लगना किसे कहा जा सकता है, संक्षारण होता क्या है, इसको डिफाइन परिभाषित कैसे किया जा सकता है, किस स्थिति में ये अपने लिए नुकसानदायक होता है, किस स्थिति में इसका आप लोग एक तरीके से इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि संक्षारण जो होता है उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। इन सभी से आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम जानकारी लेंगे। देखिए आगे नेक्स्ट बिंदु हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ से। अपने पास संक्षारण, देखिए सबसे पहले बात करें संक्षारण होता क्या है, ठीक है। तो उस स्थिति में जब इसको डिफाइन किया जाए, हालांकि एक ऐसी परिघटना है जो अपने दैनिक जीवन में या आम तौर पर या सामान्य रूप से अपनी लाइफ के अंदर क्या होती है, घटित होती है। इस घटना को हम लोग एक जगह नहीं बहुत सी जगह क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसकी गहराई को नहीं जान पाए, ठीक है। तो उस स्थिति में आज हम लोग उसकी जो स्थिति है उसके बारे में जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो देखिए इसकी जो कंडीशन है वो क्या कहना चाहिए। सबसे पहले बात करें इसकी डेफिनेशन, तो देखो क्या कहना चाह रहे हैं। हमें मालूम है कि हम एक धातु का टुकड़ा लेते हैं, हमारा ये धातु का एक टुकड़ा है, ये क्या होता है कि वायुमंडल में जब इसको कहीं पर भी रख दिया जाए या डाल दिया जाए, खुले वायुमंडल में इसको रखा होना होता है, तो उस स्थिति में जब इसको रखा जाता है तो वायुमंडल या नमी और विभिन्न जो गैस हैं इनके संपर्क में इसकी ये जो सतह है वो क्या आती है, जब धातु की सतह नमी और गैसों के संपर्क में आती है तो वहां से विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड व सल्फाइडों का क्या करते हैं, निर्माण, विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड और सल्फाइडों का निर्माण करते हैं। और ये ऑक्साइड और सल्फाइड जो होते हैं, धात्विक ऑक्साइड धात्विक सल्फाइड जो है वो धातु का धीरे धीरे क्या करते हैं, क्षरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसका क्षरण कर देते हैं। और क्षरण करने पर धातु का नष्ट होना या ये जो क्षरण होने की जो प्रक्रिया है उसी को आप लोग किस नाम से जानते हैं, संक्षारण के नाम से जानते हैं। एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, क्या कहना चाह रहा है कि जब कोई भी धातु का टुकड़ा या धातु वायुमंडल या नमी व विभिन्न गैसों के संपर्क में आता है या उसकी सतह विभिन्न गैसों और वायुमंडल नमी के संपर्क में आती है तो वो आपस में क्रिया करके विभिन्न प्रकार के धात्विक ऑक्साइड या धात्विक सल्फाइडों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये धात्विक ऑक्साइड और सल्फाइड जो होते हैं उस धातु का क्या कर देते हैं, क्षरण कर देते हैं, एक तरीके से उसको नष्ट करते हैं। और क्षरण लगने की या क्षरण होने की जो प्रक्रिया है इसी को आप लोग किस नाम से जानते हैं, संक्षारण के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें इसके उदाहरण, जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग, ये प्रकार से किसका एग्जाम्पल है, संक्षारण का, जिसके कारण लोहा कैसा हो जाता है, लाल भूरे रंग का। और एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी,
जब किसी धातु पर जंग लगती है तो उसके भार में कमी नहीं होकर के क्या होती है, वृद्धि होती है। और जंग लगने पर क्या होता है, भार जो होता है वो क्या होता है, वृद्धि होती है, भार में इंक्रीमेंट होता है। क्या होती है, भार में वृद्धि होती है। इसको दोबारा बता रहा हूँ, लोहे पर जंग लगना, ठीक है, एक प्रकार से संक्षारण का उदाहरण है। इससे लोहे का रंग कैसा हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है, उसके भार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार से चांदी जो होती है, इसको आप लोग सिल्वर कहते हैं, ठीक है, का काला होना मतलब ब्लैक हो जाती है, ठीक है, और उसका रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। महिलाएं आभूषण पहनती हैं, उस कंडीशन में देखा होगा कि चांदी के जो आभूषण होते हैं एक लंबे अंतराल पर या लंबे समय अंतराल पर ब्लैक कलर के हो जाते हैं, काले रंग के हो जाते हैं, या उस कंडीशन में उसको कह सकते हैं क्या कि वायुमंडलीय नमी, ठीक है, और विभिन्न गैसों से क्रिया करके एक तरीके से वो संक्षारित हो जाता है, उसको जंग लग जाती है, उस कंडीशन में उसका कलर जो होता है कैसे हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। इसी प्रकार से अपना जो कॉपर होता है, तांबा जिसको आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, उसका जो कलर है ऐसा हो जाता है हरा, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है, संक्षारण की प्रक्रिया है। उस कंडीशन में उसका कलर कैसा हो जाता है, हरा कलर हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। उस कंडीशन में वो भी किस प्रकार की प्रक्रिया है, एक संक्षारण की प्रक्रिया है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेस की, इसकी एक तरीके से क्रिया विधि की बात करते हैं। तो वैसे तो कहा जा सकता है क्या कि संक्षारण जो है वो भी एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि धातु की सतह पर दो प्रकार की अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है वहां और रिडक्शन भी होता है। इसलिए कहा जा सकता है क्या कि जंग लगना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है, पूछा जा चुका है, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। उस स्थिति में क्वेश्चन बनकर के आता है कि जंग लगना एक प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। कैसे? उस कंडीशन में हम अच्छे से जान सकते हैं क्या कि धातु की सतह पर एक पद का ऑक्सीकरण और दूसरे पद का क्या होता है, अपचयन होता है। तो उस स्थिति के अंदर क्या हो सकता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रोसेस जब साथ साथ संपन्न हो रही होती है तो वो एक प्रकार से क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो उस स्थिति में यहाँ पर होने वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी हो सकती है, रेडॉक्स हो सकती है। उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक तरीके से जो क्रिया विधि है उसके बारे में क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, इसकी जो मैकेनिज्म होती है उसकी बात करते हैं। तो मैं कहूँ कि प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, जंग की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है, प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है। संक्षारण की प्रक्रिया पढ़ सकते हैं हम लोग इसमें। जैसे हमने लोहे की धातु का एक टुकड़ा लिया ऊपर ले रखा है, ठीक है, उस स्थिति में हम उसको पढ़ते हैं तो क्या कह सकते हैं कि सर्वप्रथम लोहे का जो टुकड़ा है वो अपने एफ ही है, आयरन का जो टुकड़ा है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन त्यागता है और उसका क्या हो जाता है, वहां से ऑक्सीडेशन हो जाता है और निम्न अभिक्रिया क्या होती है, इसमें संपन्न होती है। तो सबसे पहले मैं कहूँ कि आयरन का टुकड़ा, आयरन मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है उसमें ऑक्सीकरण, और वो अपने आयनों में टूट जाता है। इसमें टूट जाता है, वो अपने आयनों में टूट जाता है, अपने आयनों में क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो उस स्थिति में यहाँ पर जो रिएक्शन हमें प्राप्त होती है वो क्या, कैसी रिएक्शन होती है, देखिए यहाँ से 2Fe आयरन है, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स त्यागता है, 2Fe 2+ एंड देन उस स्थिति में यहाँ से क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिलीज कर दिए और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। मतलब ये जो धातु की सतह थी, ये जो धातु का टुकड़ा था आयरन, उसको आप लोग लोहे का टुकड़ा बोल सकते हैं, ठीक है, Fe के रूप में इसको पढ़ सकते हैं। तो ये क्या करता है, अपने यहाँ सतह से अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जो कि एक तरीके से एनोड की भांति कार्य कर रहा होता है। इसकी भांति कार्य कर रहा होता है, यहाँ से एनोड की भांति। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रिलीज करता है, एंड देन उस कंडीशन में 2Fe2+ आयंस का निर्माण कर लेता है, या इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरी ओर क्या मौजूद है, जल और ऑक्सीजन, H2+O, ठीक है। तो जल का जो अणु है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सभी यहाँ पे मौजूद है। तो देन उस कंडीशन में ये दोनों जो है, ठीक है, इन
इसके इलेक्ट्रॉन्स को कौन ग्रहण कर रहा है? जल के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ से अपचयित हो जाते हैं। तो देन उस कंडीशन में बात करें, यहाँ से H2 व ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या होते हैं, अपचयित होते हैं। ठीक है, अंदर स्थिति या जो रिएक्शन है वो हमारे सामने कौन सी बनकर के आती है, क्या निकल करके आती है? देखिए इधर यहाँ से 4H+, ठीक है, क्या मौजूद है उसके साथ में? ऑक्सीजन मौजूद है। तो दोनों स्थिति में उसको लिखा जा सकता है O2। ठीक है, और इनको क्या प्रदान किए गए हैं यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देन यहाँ इस स्थिति में यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के एक तरीके से पार्टिकल्स का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर पूर्णतः क्या होता है, जल के आयंस जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। जल के आयंस जो होते हैं यहाँ से क्या होता है, प्राप्त होते हैं, या जल के अणु यहाँ से प्राप्त होते हैं H2। बैलेंस करें इस रिएक्शन को, उस स्थिति में लिखा जा सकता है 2H2। अब ये जो जल के अणु हैं वो वायुमंडलीय जो गैसें हैं और इनकी जो सतह है उसके साथ क्रिया करके कुछ विशिष्ट प्रकार के ऑक्साइडों या फिर इसका निर्माण कर लेते हैं, सल्फाइडों का निर्माण कर लेते हैं। दोनों स्थिति में यहाँ पर बने हुए जो फेरस आयन है वायुमंडलीय O2 में उपस्थित जो आयन्स हैं उसके साथ ऑक्सीडाइज होते हैं, और उस स्थिति में आगे चल करके क्या करते हैं, हमें कुछ विशेष प्रकार के जंग सदृश कण या जंग सदृश स्थिति क्या करते हैं, धातु की सतह पर उत्पन्न करते हैं। तो देखिए उस स्थिति में हम लोग इसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन में जो पूर्ण सेल अभिक्रिया उसको यहाँ से देखते हैं कि पूर्ण सेल अभिक्रिया जो है वो हमें क्या कहती है, पूर्ण सेल अभिक्रिया जो है वो हमें क्या दर्शाती है। इसके अंदर हम इसको एक बार आयरन Fe जो है अपने इलेक्ट्रॉन का आकर इसका ऑक्सीकरण हुआ, और यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इनके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या होता है, यहाँ से अपचयित होकर क्या प्राप्त होता है, जल। अब इससे क्या कर सकते हैं, हम लोग कंप्लीट रिएक्शन प्राप्त कर सकते हैं। जो सिमिलर पोस्ट है पद है वो एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो उस स्थिति में देखते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकते हैं, और कंप्लीट सेल अभिक्रिया क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको लिख सकते हैं। उस स्थिति में क्या हो जाएगी 2Fe, यहाँ से आया उस कंडीशन में O2 प्लस 4 हाइड्रोजन या 4H+, 2 यहाँ से देखते हैं 2Fe2 प्लस, और यहाँ से बात करते हैं इसकी 2H2। ठीक है, अब देखिए बात आ रही है कि यहाँ से प्राप्त होने वाले Fe2+ जो आयन है, Fe2+ जो आयन है वो क्या करते हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं। इसके साथ क्रिया करते हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करते हैं, और Fe3+ आयन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। Fe3+ आयन में ऑक्सीकृत होते हैं, जिससे कि क्या बनता है, Fe2O3 एक विशेष प्रकार का ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो कि क्या करता है, इस धातु के टुकड़े का क्षरण कर देता है, जिससे कि इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, संक्षारण के नाम से जानते हैं, और वो क्या कहलाता है, एक तरीके से जंग लगना या जंग लगने की स्थिति क्या होती है, वहाँ पे उसको जाना जाता है, उस स्थिति में उसको पढ़ा जाता है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, यहाँ से पूर्ण सेल अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। देन उसके अंदर सिमिलर जो पोस्ट होती है, सिमिलर जो पद है उनको क्या कर दिया जा रहा है, यहाँ से काटा जा रहा है, एंड देन एक दूसरे से क्रॉस किया जा रहा है, बाकी बचा हुआ उसको रिएक्शन के रूप में पद के रूप में लिखा गया है। अब बात कर रहे हैं यहाँ से हम लोग क्या कि Fe2+ आयन जो है, या कह सकते हैं यहाँ से प्राप्त Fe2+ आयन O2 से क्रिया कर, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया कर Fe3+ आयन में परिवर्तित होते हैं, जो Fe2O3 प्रकार के ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं। Fe2O3 प्रकार के ऑक्साइडों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, जो कि एक तरीके से इस धातु की सतह का क्या कर देते हैं, क्षरण कर देते हैं, निर्माण करते हैं, जो धातु की सतह का क्षरण कर देते हैं। यही संक्षारण होता है, यही संक्षारण होता है।
इसको रिएक्शंस के रूप में पढ़ने का प्रयास करें। पर फिर देखिए इसको क्या कहना चाह रहा है, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, Fe2+ आयंस प्राप्त हो रहा है। ये वायुमंडल ये ऑक्सीजन जब उससे क्रिया करेंगे और एक तरीके से क्या हो जाएंगे, Fe3+ में क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। Fe3+ आयन जो है वो क्या करता है, Fe2O3 प्रकार के ऑक्साइडों का क्या करता है, निर्माण करता है, जो कि धातु की सतह का क्या कर देते हैं, क्षरण कर देते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। इसको हम रिएक्शंस के माध्यम से, एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ से 4Fe2+ वो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगा, ठीक है। देन उस स्थिति में यहाँ से भी क्या प्राप्त हो रहा है, Fe3+ आयंस का। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है, Fe2+ जो आयन है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe3+ आयन में। तो उस स्थिति में क्या कर सकता है, इसको 4Fe2+ आयन, ठीक है। इसको क्या किया जाए, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में ट्रीट करवाया जाए, ऑक्सीकृत करवाया जाए, एंड देन यहाँ से क्या लिए जाए, 4 जल के अणु 4H2, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2Fe2O3 ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, एंड देन यहाँ से क्या निकल गए, 8H+ आयन, ठीक है। ये Fe2O3 जो है, ये ऑक्साइड जो है वो वायुमंडलीय नमी के साथ क्रिया कर, जैसे लिए हमने XH2 अणु ले लिए इसके अंदर, उस स्थिति में क्या प्राप्त होता है, Fe2O3.XH2, ठीक है। तो देन उस स्थिति में ये जो फॉर्मूला है वो किसका होता है, एक तरीके से जंग का होता है, या फिर हमें एक तरीके से क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ से संक्षारण, इसको कह सकते हैं जंग लगना, या जंग, एक तरीके से इसको क्या कह सकते हैं, कहा जा सकता है संक्षारण सूत्र। पढ़ा जाए क्वेश्चन बन जाता है कि जंग लगने का सूत्र क्या होता है, या जंग का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, Fe2O3.XH2 है, संक्षारण का सूत्र क्या होता है, देन Fe2O3.XH2 के रूप में इसको क्या कह सकते हैं, अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए इसको एक बार, फिर आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, सभी ने अपना ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको कम्प्लीटली अध्ययन किया है, पूरे को आपने पढ़ा है, बारी बारी इसको देखा है। इसका बीच में आपने अपना टेस्ट भी दिया है, उसका रिजल्ट हमें जो अच्छा मिला है, अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है इसको, क्या कि विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी मेहनत की है इसके ऊपर। आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपको अच्छे लग रहे होंगे, आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख पा रहे होंगे। तो देन उस स्थिति में मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि आप इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे, ठीक है। अपने जो समय है उसका सदुपयोग करते रहेंगे, अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके बारे में शीघ्र ही आपको अवगत करवा दिया जाएगा। देन उस स्थिति में इसके जो नोट्स हैं वो PDF के रूप में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप आगे भी क्या कर सकते हैं, इसको मतलब पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। एंड देन अपनी स्टडी को सुचारू रूप से जारी रखिए। हम लोग फिर आपके सामने उपस्थित होंगे नए वीडियोस और नए चैप्टर के साथ। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।